हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 का चैप्टर 9, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इसके हम आज पार्ट फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th का है। ये चैप्टर दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से विस्तार हुआ था, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ था, तो इसको हम जानेंगे। तो पहले थे सुल्तान और सल्तनत, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सन 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान तथा उनके शासनकाल को सल्तनत के नाम से जाना गया। तो ठीक है, तो सन 1200 से 1226 जो मेनली जो टाइम पीरियड है, 1200 से 1526 के दौरान, ठीक है, तो 1200 से 1526 के दौरान उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के एक विशाल भूभाग पर शासन करने वालों को क्या बोला गया? सुल्तान। आपको ये याद रखना है, 1526 तक सुल्तान रहे थे या दिल्ली सल्तनत रही थी। ठीक है, और तथा उनके शासनकाल को, जो वो शासन किया करते थे, उनके शासनकाल को क्या बोला गया? सल्तनत। तो इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो उनके द्वारा जो शासन किया गया उसको कहते हैं सल्तनत, और जिन्होंने शासन करा उनको क्या कहते हैं? सुल्तान। इन्होंने कब तक शासन करा? सन 1200 से 1526 तक। ये शासक मूलतः तुर्क तथा अफगान मूल के थे। कहाँ के रहने वाले थे? तुर्क के तथा अफगान मूल के। इन्होंने 300 साल तक राज किया। कितने सालों तक राज किया इन्होंने? 300 साल तक राज किया, जिनमें 5 वंशों ने राज किया था। इसमें 5 वंशों ने राज करा था। पहले थे गुलाम वंश, जिन्हें मामलुक वंश भी कहा जाता था। इन्होंने 1226 से 1590 तक ईस्वी तक शासन करा। फिर आए खिलजी वंश, जिन्होंने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर है तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन करा। फिर आए सैयद वंश, जिन्होंने 1412 से 1451 तक शासन किया। फिर आए लोधी वंश, जिन्होंने 1452 से 1526 तक शासन किया। पर इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सबसे पहले, इनसे भी पहले कौन आया। इनके पीछे कुछ और भी लोग आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सुल्तान किसे कहते थे और सल्तनत क्या थी। तो सुल्तान कौन हो गए? जिन्होंने 1200 से 1526 तक शासन किया, और सल्तनत जिनके द्वारा वो बसाई गई, यानी कि सल्तनत किसे कहते हैं? सुल्तानों द्वारा किया गया शासन क्या है? सल्तनत। इन पांचों के बारे में भी हम इस फर्स्ट पार्ट के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है हिस्ट्री में कि भारत पर अरब आक्रमण कब हुआ। तो यहां से स्टोरी बनना स्टार्ट होती है, इनकी आना इनका शुरू होता है। 712 से 1200 ईस्वी तक की कहानी हम इस फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो 7वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? इस्लाम धर्म का उदय। इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। किसने करी थी स्थापना? पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया। फिर क्या हुआ? 8वीं शताब्दी आई, उसमें अरबों ने आक्रमण शुरू कर दिया भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर। सन 712 में भारत पे किए गए आक्रमण का नेतृत्व उम्मयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सन 712 में भारत पर जो आक्रमण किया जा रहा था उसको लीड किसने करा था? उम्मयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आता है ये। उम्मयद खलीफा के सेनापति ने
लीड करा था 712 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण हो रहे थे। क्या नाम था उनका? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार था। भारत पर जो आक्रमण हो रहा था उसका पर्पस क्या था? वो क्या चाहते थे? अरब राज्य का विस्तार करना, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करना चाह रहे थे, करते थे। ठीक है, तो आपको पर्पस भी पता चल गया है कि उद्देश्य क्या था उनका। अरब राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। और पहले आक्रमण जो 712 ईस्वी में हुआ था उसका सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो लीड कर रहे थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया। फिर क्या हुआ? सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया और दाहिर को पराजित कर दिया। ठीक है, अरबों ने बड़ी मात्रा में जान बचाकर भाग रहे सैनिकों को मार डाला, और जो लोग जान बचाकर भाग रहे थे उन सैनिकों से, तो सैनिकों ने उनको जान से मार दिया बहुत बड़ी मात्रा में। तो ऐसा करा था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आए महमूद गजनी। सन 1000 से 1026 तक इन्होंने शासन करा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, आपको याद रखना है, जब तक वो रहे सन 1000 से 1026 तक उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था। महमूद गजनी गजनी वंश का संस्थापक था। महमूद गजनी किसका संस्थापक था? गजनी वंश का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको लिखना है महमूद गजनी। और तुर्की गुलाम सेनापति था, और तुर्की का गुलाम सेनापति था वो। वह सुबुक्तगिन का पुत्र था, यानी कि महमूद गजनी के पिता कौन थे? सुबुक्तगिन। ठीक है, तो सुबुक्तगिन का बेटा था महमूद गजनी। फिर महमूद गजनी पिता को मारकर उनकी गद्दी पर बैठा था 998 ईसा पूर्व में। तो महमूद गजनी अपने पिता को मारकर कब बैठ गया था? 998 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर आए महमूद गजनी ने भारत में पहला युद्ध 1001 ईस्वी में हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, तो महमूद गजनी ने जो अपना पहला युद्ध लड़ा था 1001 ईस्वी में हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा। गजनी वंश के कुछ शासकों का नियंत्रण पंजाब तथा सिंध के कुछ हिस्सों में था। गजनी के कुछ शासकों का कंट्रोल किस किस पे था? पंजाब पर और सिंध के कुछ हिस्सों पे, जो 1135 तक चलता रहा था। इन आक्रमणों ने भारत की रक्षा नीतियों की दुर्लभताओं को उजागर कर दिया। अरबों को पता चल गया था कि भारत की रक्षा नीति बहुत ज्यादा कमजोर है, उन पर आक्रमण करा जा सकता है, और भविष्य में तुर्कों द्वारा आक्रमण के लिए भी रास्ते खोले। फिर क्या हुआ? इन्होंने ही भविष्य में तुर्कों द्वारा आक्रमण के लिए भी रास्ते खोल दिए, जिससे तुर्क लोग भारत आ गए कि भारत में तो रक्षा नीति दुर्लभ है, यानी कि बहुत कम है। महमूद गजनी के बाद आए मोहम्मद गौरी, जिनका असली नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद। इन्होंने 1173 से 1206 तक शासन करा। सन 1173 में मोहम्मद गौरी शहाबुद्दीन मोहम्मद महमूद गजनी की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत में स्थायी शासन के मकसद से भारत आया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी तो क्यों आया भारत? स्थायी शासन करने आया भारत पर मोहम्मद गौरी। यहां आप देख सकते हैं गजनी एरा, मुल्तान एरा, इसकी बात अभी की जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी जगह कहां पर है। उसने विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, और विंध्याचल पर्वत के में उत्तर में स्थायी तुर्क साम्राज्य की भी स्थापना मोहम्मद गौरी ने करी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी के 5 आक्रमण, कि कौन कौन से आक्रमण मोहम्मद गौरी ने भारत में करे थे। यहां पर आप देख सकते हैं 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण करा, और लड़ाई किससे करी? मूंगराज
मुल्तान का राजा उस समय कौन था? मूंगराज। और परिणाम क्या निकला? मोहम्मद गौरी जीत गया। यहां देख सकते हैं आप मुल्तान कहां पर है। ठीक है, इंडिया से थोड़ा बाहर, तो पहले तो पूरा ही एक था इंडिया। ठीक है, तो मुल्तान पर आक्रमण करा, उसका शासक कौन था? मूंगराज। 1178 में, यानी कि 1178 में माउंट आबू पर आक्रमण करा था उसने, जिसके, माउंट आबू का है, राजस्थान में है, जिसके राजा कौन थे? भीमदेव द्वितीय। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी, पराजय हो गई थी। फिर 1191 आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से उसकी लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। बाद में क्या होता है? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किससे हार गए थे? मोहम्मद गौरी से। नहीं, मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान किससे हार गए थे? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। ठीक है, थोड़ा उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो मूंगराज जीते, मोहम्मद गौरी मूंगराज से जीत गए, भीमदेव द्वितीय से हार गए, पृथ्वीराज चौहान से हार गए। बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से जीत गए थे मोहम्मद गौरी। फिर 1194 में चंदावर में लड़ाई हुई और जयचंद्र से, तो मोहम्मद गौरी जयचंद्र से भी जीत गए। तो ये 5 युद्ध थे जो मोहम्मद गौरी ने करे थे भारत में, और उनमें से 5 में से 3 में उसे सफलता मिली थी। तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पे आपने जान लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, गुलाम वंश या यानी मामलुक वंश, ये सभी चीजों को हम क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं पूरे की पूरी बुक के, तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।